नमस्कार। आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखी कहानी लिहाफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूं। न लिहाफ से किसी कस्म का रोमान जोधा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड्ढा का क्यों हूं इस उम्र में, जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं। मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जो तुम बेचार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिद्द न सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे ज़हन में गर्म लोहे के दागा की तरह महफूज है। ये बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसीलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीब गरीब शौकत था। लोगों को कबूतर पालने का शौकत होता है, बटेरे लड्ढाते हैं, मुर्गाबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहिब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब ही इल्म रहते थे। नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लाढक्के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साज व सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के घम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई और छप्पर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुर्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दर्जों में से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडुलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब वो मिन्नतों मुरादों से हार गईं, चले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित्त हो गई। कहीं पत्थर में झोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यास व हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़धा लत्ता कपदा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब न तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जा करें और न वो उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बद्दे बद्दे फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए। हाथ किस कुदर फुर्तीले थे, अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां रपटे राणों पर और फिर दौड़ ढटकनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाधे बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पाजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो। फिर वो हल्की दलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थीं। उन्हें जादा बहुत पसंद था। जाधे में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थीं। कालीन पर लेटी हैं, पीठ खिंच रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थीं।
चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जिलवों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थीं, जहां उन दोनों का जिक्र आया और कहके उठे। ये लोग न जाने क्या क्या छटके गरीब पर उद्धाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती न थीं। वहां तो बस वो थीं और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो मुझे बहुत ही प्यार करती थीं। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गईं। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी। इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गईं। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सो कहाँ? कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में। लिहाजा मेरे लिए भी उनके छप्पर खट से लगाकर छोटी सी पलंगदी डाल दी गई। 11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथ हिलना बंद हो गया। लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो? बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज से कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालमुमा बयाना पर दफ्फतन आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा। कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठकर भागना और बदहबदाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ जगदाबद्धी खामोशी से छप्पदा खट पर ही तय हो रहा था और मुझे खाक समझ न आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह चिद्दा चिद्दा रुकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगीं। ओह, मैं घबराकर सो गई। इन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सबके सब मजे से माल उड्डदहाने, उम्दा घी निगलने, जादों का साज व सामान बनवाने आन मरते और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बद्दी सर्दी में अकद्धा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतों बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? जान की जिंदगी जो थी, जीना पता था नसीबों में। वो फिर जीने लगी और खूब जे। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चुपपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ। गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीब व गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिए, इस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी न मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ, किस शान से! वो मसनद पर नीम दराज थीं और रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानियों की तरह शानदार मालूम हो रही थीं। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल सियाह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगद्दी न देखी। मजाल है जो एक बाल इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और ऐब्रो पर के जायद बाल अलहदा कर देने से, कमाने से खिंची रहती थीं। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं, भारी भारी फूले पपोटे मोटी मोटी आंखें। सबसे जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बियत नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। उमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे।
ऊपर के होठों पर हल्की हल्की मूछें सी थीं और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कस कर टांके लगा दिए हों। उमूमन वो अपनी पिंडुलियां खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढीला हुआ जिस्म था। बधे बधे चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की ज़रूरियात में से था, बल्कि शायद ज़रूरत जिंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनके छप्पर खट पर छिड़ी कभी पैर, कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल होल उठता था जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सड़ीगाच गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उबटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का द्वार, और उमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती। बाकी की नौकरानियां बद बद्दाती दरवाजे पर से ही जरूरत की चीजें देती जाती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी और हजारों तेल और उबटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चिट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द अंदर बीमारी हो तो खैर, नहीं भाई, ये डॉक्टर तो मुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुराकर कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह, ये रब्बो जितनी ये बेगम जान गोरी, उतनी ही ये काली थी। जितनी ये बेगम जान सफेद थी, उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, गट्ठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बद्दे बद्दे फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए, हाथ किस कुदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए, कूल्हों पर, वहां रपटे राणों पर, और फिर दौड़ टखनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती, यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज रब्बू अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बद्धा झक दालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही न था। नवाब साहब के यहां कुछ दिन रहा, खूब जोधे, भागे भी बने। न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहां उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उसका जोड़ा जोदा टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ ही रही। मैं खुजा दूं, सच कहती हूं, मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चिपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पीकर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी, मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुश होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर रे है जरा शाने से, नीचे हाँ वहां भई वाह, हाँ हाँ वह सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर, हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फखड़ हो रहा था। यहां हुई तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुद्दिया।
नहीं बेगम जान, मैं तो गुद्दियाँ नहीं लेती। क्या बच्चा हूं अब मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वह हंसी। गुद्दियाँ नहीं तो बबुआ लेना, कपधे पहनाना। खुद मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपदे, सुना। उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां रख देती। और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो तुम्हारी फराकें कम हो गई हैं। कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सिलाए। तुम्हारी अम्मा कपड्ढे दे गई हैं। वो लाल कपधे की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी न हुआ बेगम जान तो चित्त लेटी थी। अरे मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओ ये लड्डे की देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेंप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लेटा लिया। ऐ है कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गड़ना शुरू कर दी। ऊं, मैं मिनमिनाई। होई तो क्या मैं खा जाऊंगी, कैसा तंग स्वेटर बुना है। गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाई जैन की मदद ली, वो भी ऊंट पटाक। हटा लो हाथ, हाँ 1 2 3। मेरा दिल चाहा किस तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। ऊं, मैं मचल गई बेगम जान, जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूं तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थीं। उसके हाथ यक ठंडे थे, मगर नरम जैसे उन पर खाल उतर गई हो। उन्होंने शाल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में इनका जिस्म आटे की लोनी की तरह चमक रहा था। भारी जड्डहाउ सोने के ग्रीन बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घट रहा था। मुझे एक न मालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थीं। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल होलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भुतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गईं। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगीं। मैं समझी कि अब मरी ये और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ कर सो गई, मगर नींद कहाँ। चुप घंटों पड्डरी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कुदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किस से और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिदकती थीं, आज रब्बो में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई मेरी। किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा। क्योंकि रात ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी निमोनिया में। लड्डे की क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हुआ हो गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थीं। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, जरा कपधे बदल लूं। वो कपधे बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोधे जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपधे बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोधे मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा भाइयों से किया लढ़ती हूं जो तुम मेरी मुसीबता माँ को हमेशा से। मेरा लढ़ाकों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला लढ़ाके क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लढ़ाके भी कौन, खुद भाई और 2 4 सटे सढ़ाए। उन जरा जरा से उनके दोस्त मगर नहीं। वो तो औरत जात को 7 सालों में रखने की कायल। और यहां बेगम जान की वो दहशत की दुनिया भर के गुंडों से नहीं,
बस चलता, सो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां न टिकती मगर लाचार थी, मजबूर कलेजा पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया, और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा, और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पधी मारे भैया, मैंने सोचा, और रूठी अकधती रही। कच्ची अमियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को द्वारा पर दैच गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगदी न देखी थी, झाद झनका दक हो गई। ओ ओ ओ ओ, वो झटकी ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बदे जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी, तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। छूती उतार दो, उसने उसकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फटकज बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह आ, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी छलका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रोवां रोवां कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ पर डफधार रहा था और जैसे उगधों बैठने की कोशिश कर रहा था। चबदा चबदा कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी छक रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मर्दी तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तिरमाल उठा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सूं सूं हवा को सूंघा। सिवाय इतर संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था गूं गूं करके कोई बड्ढा सा मेंढक फूल रहा है, और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। आना माँ, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई ना हुई, और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं घिरधाप से अपने बिछौने में। तो ये थी इस्मत चुगताई जी की लिखी कहानी लिहाफ। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।